नमस्कार, द एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। आज हम जिस विभूति से साक्षात्कार करने जा रहे हैं वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लंबे समय तक शासकीय सेवा में रहते हुए उन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं जो मध्य प्रदेश के लिए प्रतिष्ठावान बने हैं। फिर चाहे वो भोपाल का शौर्य स्मारक हो, आदिवासी संग्रहालय हो या मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस जो कि बड़े धूमधाम से 1 नवंबर को मनाया जाता है। संस्कृति में ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने किए और आज भी संस्कृति के लिए ही वो लगातार काम कर रहे हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संस्कृति सलाहकार श्रीराम तिवारी जी से। सर, ये बहुत सवाल उठाया जा रहा है कि जब से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, उज्जैन के रहने वाले, उज्जैन पर सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है। चाहे सांदीपनि आश्रम हो, चाहे मेडिसिटी हो, चाहे विस्तार करना हो, उज्जैन इंदौर को मिलाकर एक नया क्षेत्र बनाने का हो, क्या है इसकी वजह? थोड़ा मैं समझना ही चाहता हूँ कि उज्जैन देश के भी और प्रदेश के भी जो प्रमुख नगर हैं, क्योंकि जो हमारा पुरातन आख्यान कहता है कि महाकाल ने सृष्टि की रचना की और उज्जैन में आके वो विराजित हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से आप हैं। जब से मध्य प्रदेश बना है तो क्या ये मध्य प्रदेश का अधिकार नहीं है कि उसका अपना विकास हो? क्यों ऐसा हुआ है कि लगातार पिछले तमाम वर्षों में, आज़ादी के पहले भी, पराधीनता के दौर में भी और बाद में भी, लगातार जो है उज्जैन एक गांव में रिड्यूस होता जा रहा था। तब तो किसी ने सवाल नहीं उठाया, और तब भी नहीं उठाया कि उज्जैन में सिमस यदि नहीं हो तो उज्जैन का विकास को कोई नाम लेवा नहीं था। तो हम उज्जैन के नागरिक होने के नाते जो मैं बात सोचता हूँ कि उज्जैन अपने विकास के लिए एक तरह से लंबे समय से कतार में खड़ा हुआ है। तो एक जो सम्यक और चहुमुखी विकास का यदि काम करने वाला कोई राज्य है या राज्य सरकार है तो उसका तो ये कर्तव्य है कि न केवल उज्जैन, न केवल इंदौर, न केवल भोपाल, न केवल बालाघाट, न केवल धार, मंडला है, डिंडोरी है, उनने क्या बिगाड़ा है, सबका होना चाहिए। तो मैं केवल ये सूचना देना चाहता हूँ कि उज्जैन का तो हो ही रहा है, क्योंकि वहाँ के जो नेता हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो अपने जगह के विकास के लिए संकल्पित हैं, एक विधायक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, लेकिन आज की तारीख में अब वो मुख्यमंत्री भी है। तो जब मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने कौन सा ऐसा क्षेत्र है प्रदेश का जिसमें विकास के लिए उनने कोशिश नहीं की होगी? हम इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि जो ये इन्वेस्टर्स मीट जो होती रही हैं, कोई बताएगा कि भाई पहले ऐसा क्या होता था कि केवल इंदौर और केवल भोपाल और केवल खजुराहो जी, उसका प्रतिफल क्या हुआ नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम कि क्या कितना विकास हुआ नहीं हुआ। पर देखते देखते ग्वालियर का मालनपुर सूख गया, साठे की जो बिस्किट कंपनी थी वो बंद हुई, बहुत सारे मिल बंद हुए, ये इसी दौरान में है। और जहाँ एक ज़माने में, जैसे उज्जैन को ही हम करें, आपका सवाल उसी से जुड़ा हुआ है, तो जैसे हमने विक्रमादित्य की हमने बात की है, तो विक्रमादित्य का जो ज़माना है आज से 2100 साल पहले का जो है, तब या उसके पहले उज्जैन जो है एक तरह से देश के जो प्रमुख नगर हैं जो विकास के रास्ते पर थे, या विकसित भी हम कह सकते थे। तो वहाँ से रत्नों का निर्यात, कपड़ों का उत्पादन, वस्त्रों का उत्पादन, खेती, तो ज़बरदस्त सब कुछ था। लेकिन देखते देखते न केवल वहाँ, शिप्रा भी सूखी, ये भी हमारे देखने की बात है। यदि आप पहले 60-70 साल पहले के यदि आप डाटाबेस इकट्ठा करेंगे
तो शिप्रा उस तरह की नदी नहीं थी जो पिछले 5-10 साल पहले तक थी। अब एक जनप्रतिनिधि के रूप में बगैर किसी ढोंग के, बगैर किसी दिखावे के, यदि एक जनप्रतिनिधि बहुत सच्चे मन से काम करता है, सच्चे संकल्प से करता है, तो उसके परिणाम तो उज्जैन में आएंगे। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में भी वो सुपरिणाम सामने आ रहे हैं लगातार। और हमने देखा प्रयागराज कुंभ में जिस तरीके की विशाल भीड़ वहाँ मौजूद थी, उसको नियंत्रित करना, उज्जैन एक छोटा शहर भी है, कैसे होगा संभव? क्या प्लान कर रहे हैं आप उसको लेकर? देखिए, एक कि ये जो अधोसंरचनागत जो विकास के काम हैं, व्यवस्था है, कानून व्यवस्था का मामला भी होगा, लोग आएंगे तो कहाँ ठहरेंगे, उसमें धार्मिक पर्यटन भी शामिल है, तो कई कई तरह की चीज़ें हैं। फिर उज्जैन में यदि आप आ रहे हैं तो वहाँ पे सड़कों, पुल है, पीने के पानी की व्यवस्था की बात है, आप ठहरेंगे कहाँ, होटल्स की बात है। तो एक तो ये कि ये इसके लिए करने के लिए जिला प्रशासन और जो संबंधित विभाग हैं, नगरीय निकाय विभाग होगा, ग्रामीण विकास होगा, कई तरह के लोग उसमें मिलकर काम कर रहे हैं। और जो मेरे लिए आनंद का विषय है कि शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार सिमस के लिए अभूतपूर्व रूप से संरचनागत विकास के लिए, उज्जैन के विकास के लिए सिमस के मद में भरपूर पैसा राज्य सरकार ने उपलब्ध कराया है। क्यों? इसलिए भी कराना चाहिए उनको कि सिमस जो है दुनिया का सबसे पुराना उत्सव है। उत्सव कहते हुए थोड़ा सा मैं रुकना चाहता हूँ। लगभग 7000 साल हो गए इसको होते हुए, इसके जिसके प्रमाण मिलते हैं, होता वो पहले भी होगा। तो एक कि इस अलौकिक सिमस की जो परंपरा है, जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा को हमसे पुनः प्राप्त करें, जो हम करने जाते ही हैं वहाँ पर, संतों के, ऋषियों के, मनुष्यों के प्रवचन भी हों, पर इसके साथ साथ हम ये भी बताना की कोशिश करना चाहते हैं कि अंत में सिमस है किन चीज़ों का। अमृत की बूंदें गिरी, ये सब तो हो गया। यदि हम नकारात्मक ढंग से बात करें तो उन्होंने कहा साहब 4 बूंद गिरी थी, कब के बह के चली गई, समुद्र में चली गई होंगी, जमीन में सूख गई होंगी, और उसमें उज्जैन का महत्व क्या। वो एक अलग विषय है कि भाई उज्जैन में कैसे ये सिमस चालू हुआ, कैसे सांदीपनि आया, कैसे बाकी घटनाक्रम हुआ। इसके साथ साथ ये कालगणना का भी उत्सव है, इस पर भी कुछ हम करने की तैयारी करेंगे। जलवायु का, जल का, तो विज्ञान का, ज्ञान का भी, विज्ञान का भी, तो कई कई तरीके से हम लोग उस पर काम करने जा रहे हैं। और तीसरी बात कि ये विभेद तो हमने किया हुआ है कि जैसे एक बहुत लंबा षड्यंत्र चलता रहा है, और अभी भी लोग बाज नहीं आते उससे कि आदिवासी हिंदू नहीं है, जबकि ये फ़र्क बाद में ये जो 200-400 साल, 500 साल का खेल है कि उन्होंने कर दिया। तो ये जो सिमस जो है, ये हिंदुस्तान में जो रहने वाले हैं, सनातन को जो भी मारने वाले लोग हैं, उनका ये उत्सव है। उसमें जलवायु सम्मेलन भी शामिल है, उसमें योग को लेकर भी है। जैसे हम, ये हमारे लिए फिर गौरव की बात है कि महादेव या महाकाल आदि योगी है, और श्री कृष्ण वो भी योगेश्वर हैं। और योगेश्वर हों या और जो 64 कलाएँ हैं, 14 विद्याएँ, उसमें पारंगत तो उज्जैन में आके हुए हैं, जगत गुरु भी वहाँ हुए हैं। तो इस सब में ये सब भी समाहित रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। पिछले साल जब जल गंगा अभियान चला, उसके बाद खबरें आई कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल सूख गया, तो फिर ऐसे अभियान का औचित्य क्या? और अब इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए कोई विचार है? लगभग 1100 नदियां हैं मध्य प्रदेश में। कुछ छोटी होंगी, कोई 125 किलोमीटर या उसके आसपास की हैं, कुछ 50 किलोमीटर से आसपास की होंगी। बहुत सारी नदियां सूख रही हैं।
बेतवा और ये सब जो, ये भी उसी कारण है। लेकिन हमारा जो लाभ लूट की जो प्रवृत्ति है, क्योंकि किसी ने ये दुख जाहिर नहीं किया। ये देशपाल मुख्यमंत्री हैं, जो पहली बैठक जब जलगंगा संवर्धन की हुई तब उन्हीं का सवाल था कि जहाँ रविंद्र भवन, जहाँ लोग हम बैठ कर बात कर रहे हैं, उसके पास में एक नाला बहता है बाणगंगा के नाम से, नहर रही होगी, नदी रही होगी, जो कुछ रहा होगा, और वो नाले और सिर्फ मल जल और सबके ही वो एक तरह से संग्रह की जगह हो गई है। तो नहीं, इसको ठीक करना चाहिए। कुछ हुआ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि यह नहीं हुआ तो कहीं और नहीं हुआ होगा। बाकी जैसे सागर हो और भी जगह है, तो लगभग शायद 80 बावड़ियों का पुनरुद्धार पिछले वर्ष करने का प्रयास हुआ। आंकड़ों में बात मैं करने की स्थिति में, क्योंकि मुझे उस तरह ध्यान में बात भी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन नदियों के लिए जब हमको पता चला कि हाँ भाई बीमारी है, अभी तक तो हमको पता ही नहीं था बीमारी है। फिर उसमें जैसे शिप्रा है, शिप्रा का लगभग 135 किलोमीटर का पार्ट है, विस्तार है। कई जगह सूख रही है। ये भी सोचना थी कि कहीं 2-3 किलोमीटर तो कहीं पर पानी मिलता ही नहीं है, फिर वो बहने लगती हैं। या ज़्यादा समय नहीं गुजरा है, 15-20 साल पहले की बात थी कि आप शिप्रा में रामघाट से दत्त के अखाड़े तक आप पैदल जा सकते थे। माने कहीं 1 फीट का पानी हो, कम हो, बहुत सारी घटनाएं घटती रही हैं। तो एक तो ये कि भाई हमारे नदियों की स्थिति, जल संरचनाओं की स्थिति क्या है, उसको लेकर अवेयरनेस बनाने की बात है। क्योंकि राज्य यही कह सकता है कि एक कि उसमें कदाचारण बंद हो, भ्रष्टाचार बंद हो, और उसके प्रति समाज की ममता जागे। मैं इस तरह से देखता हूँ सफलता की तरह कि जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक सबसे पहले जो नारा दिया, और भी जो मुझे याद आ रहा है, जो जिसको मेरे को ध्यान में है, वो सफाई को लेकर। तब लोगों को बड़ा अटपटा लगा, लोगों ने मजाक बनाने की कोशिश भी की, अरे क्या झाड़ू लगा फरार कर रहे हैं। आज एक हम ठीक ठाक मुकाम पर हैं। तो समाज, यदि भाई भोपाल भी समाज का है, बालाघाट भी समाज का है, सागर भी है, उज्जैन भी है, हम यदि उसकी चिंता खुद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होना है। तो राज्य का जो प्रशासनिक अमला है, वो समाज, मीडिया, ये सब मिलकर ही एक तरह से एक समन्वित रूप से सक्षम पहल कर सकते हैं। तभी मध्य प्रदेश के दिन पानी के बारे में बदलेंगे। मध्य प्रदेश में बहुत सारे संग्रहालय हैं, भोपाल में बहुत सारे संग्रहालय हैं। अभी सुनने में यह भी आ रहा है कि वीर भारत न्यास भी एक कोई संग्रहालय बनाने जा रहा है, जिसके कि आप न्यासी सचिव हैं, और ये तमाम संस्कृतियों का या इतिहास का बहुत बड़ा दर्शनीय स्थल होगा। क्या है परिकल्पना संग्रहालय की और कहाँ स्थापित करने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अभी ऐसा कोई निर्णय फिलहाल तो नहीं हुआ है। पर आपका विचार क्या है? विचार करना अपनी जगह है, पर जब आप राज्य में काम करते हैं, सरकार में काम करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी जिम्मेदारी और अधिकार वो मुख्यमंत्री का है कि वो बताया जब हुआ। मैं ये बता सकता हूँ कि जैसे उज्जैन में हम लोग कर ही रहे हैं वीर भारत संग्रहालय के रूप में, बैतूल में भी हम जो जनजातीय योगदान है भारत के विकास में, उसको लेकर हम करने जा रहे हैं, और उसके लिए प्रक्रिया जारी है। कुछ दिन में भूमि का हस्तांतरण हो जाएगा, भारत सरकार का ही प्रस्ताव है, तो हम वो करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ संग्रहालय हैं, उनके लिए हमारी कोशिश है। भोपाल में जनजातीय संग्रहालय, उसके साथ एक भूमिका रही है। तो शौर्य स्मारक है, तो संभव हुआ तो एक लीक से हटकर कोई संग्रहालय भोपाल में आकार ले, ऐसे हमारा विचार है, कोशिश है। लेकिन अंत में मुख्यमंत्री को उसमें निर्णय लेना है, प्रधानमंत्री को लेना है। होगा तो हम जल्दी करके दिखाएंगे। पिछले 1 दशक में अगर हम देखें तो धर्म और संस्कृति और सनातन को लेकर सोशल मीडिया में एक बयार सी आई हुई है। तमाम लोग वृत्त चित्र बना रहे हैं, तो ठीक है, वो व्यक्तिगत हैं। आपका न्यास भी बहुत सारे वृत्त चित्र बना रहा है, और वो धार्मिक आख्यानों से संबंधित है, हमारे धार्मिक भगवान के भी हैं, महापुरुषों की। सरकार क्यों इसमें शामिल हो रही है?
सरकार क्यों नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये है। देखिए, सरकार सामान्यतः लाभ के धंधे में होने की आवश्यकता नहीं है उसको, पर सरकार के कुछ बुनियादी कर्तव्य हैं। शिक्षा भी है उसमें, संस्कृति भी है, विज्ञान है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पूंजी का जोखिम ज़्यादा है, क्योंकि कोई बिजनेसमैन यदि पैसा लगाएगा किसी काम में, तो जब तक उसको फ़ायदा नहीं हो रहा हो, आज नहीं हो, 2 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, तो हमारे यहाँ जो व्यवसायी समाज है, उद्योग वाले समाज हैं, उन्होंने वहाँ अपनी पहल की और वो एक अच्छे ही कर रहे हैं। राज्य ने जहाँ, अब शिक्षा का मामला है, शिक्षा आज भी राज्य की सर्वोपरि चिंता का विषय है और एक तरह से मौलिक कर्तव्यों में शामिल है कि ये होना चाहिए। इसलिए राज्य को ऐसे काम जिसमें जो जन कल्याण के, लोक कल्याण के हैं, लेकिन वित्तीय संसाधनों के अभाव में वो हो नहीं पा रहे हैं, तो शिक्षा पाने का अधिकार सबका है। अपनी संस्कृति से जानने का, अवगत होने का और उसके साथ जीवन जीने का अधिकार हमारा है, तो राज्य को ही करना चाहिए। आप भी उज्जैन से आते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उज्जैन से ही हैं और आपकी बहुत निकटता भी है। आपको लग रहा था कि आपको संस्कृति सलाहकार बनाया जाएगा, और जब संस्कृति सलाहकार आप मुख्यमंत्री बने, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? कुछ रिश्ते होते हैं जिनको नाम नहीं देना चाहिए, पर शासन प्रशासन का जो सिस्टम है, तो कई बार इस औपचारिकता की ज़रूरत पड़ती है। तो अब जो भी विषय रहा, तो कई बार होता है कि भाई आपने श्री राम तिवारी हैं, उन्होंने ये बताया, क्यों बता दिया, कौन है श्री राम तिवारी? अधिकारियों को बुरा लगता ही है ना। तो कम से कम एक औपचारिकता उन्होंने दी कि हाँ ठीक है भाई, श्री राम तिवारी भी बताने के लिए अधिकृत हैं, तो इतना सही है। लेकिन अंत में मुख्यमंत्री को जो उनको ठीक लगता है, जो अपने तमाम पैरामीटर जिन चीज़ों को कस लेते होंगे, कसते ही हैं, उसके बाद वो जितना उनको मानना होता है मानते हैं। ऐसा जरूर नहीं कि मेरी हर चीज़ वो मानते होंगे। 25 चीज़ मैं भी गिना सकता हूँ कि उन्हें सुना ही नहीं। और तीसरी चीज़, क्योंकि उनके अंदर एक संस्कृति को लेकर ज़बरदस्त, एक तरह से उनके आत्मा का हिस्सा कहना चाहिए, संस्कृति है, शिक्षा है, विज्ञान है। तो कई बार तो ये होता है कि इस तरह से मैं सोच रहा हूँ, इसको विचार करना चाहिए। जैसे कुछ घटनाएं घटने वाली हैं, तो उसमें श्री राम तिवारी कोई सलाहकार के बारे में कोई भूमिका नहीं है। जो विचार है उनका, उसको एक तरह से अमली जामा हम कैसे पहना सकते हैं, वो करने की मैं कोशिश करता हूँ। आप बहुत सारे काम कर लेते हैं, आपके पास वर्तमान में भी 3 दायित्व हैं, ये इतनी ऊर्जा आती कहाँ से आप? इसका एक मज़ेदार है। एक तो मुझे अच्छा लगता है, और मेरे एक साथी रिटायर हो रहे थे, राजेश कोहली, 3-4 साल हो गए, मैं शोधपुर में आ चुका था। तो जो होता है ना कि अपने साथी जब रिटायर हो रहे हैं, तो आप उनका मनोबल बनाने की, उनका तारीफ़ करें। मैंने कहा बॉस, आपको जीवन जीना है, जिंदा रहना है, तो आप दुश्मनियाँ पाल लो, कुछ अपने संकल्प पाल लो। अक्सर क्या होता है कि हम रिटायर हुए, हमको लगता है अब दुनिया ख़त्म हो गई और हमको अब क्या करना है, सब मिथ्या है। तो जिनने ऐसा मान लिया, उन्होंने कहा हम तो अब आराम करेंगे, फलाना करेंगे, तो आप तो जब नौकरी करो तब भी आप आराम कर रहे थे। कितने बंदे ऐसे होंगे जो 6-7 घंटे से कम समय सोते होंगे। बहुत सारे विद्वान साथी हैं जो ऑफिस में भी सो जाएंगे या टाइम जाया करेंगे। तो एक तो ये कि मुझे उसमें आनंद आता है कि मेरे को कुछ काम करना है, और दूसरा, यदि एस्ट्रोलॉजी की तरह से मैं बात करूं, तो मेरे लग्न में राहु है, गनिमती वो बाल राहु है। तो जो ज्योतिषी बताते हैं, मतलब ये हंसी मजाक की बात है कि राहु जो है वो बेचैन आत्मा है, तो खोपड़ी खूब चलती है, तो और शरीर के रूप में सारे विभाग या जो भी लोग हैं वो मदद मिल जाती है। तो मैं उस तरह से सोचता, तो मुझे लगता है कि अब क्या करूं, मैं इसके लिए अभिशप्त हूँ कि मैं इस तरह से सोचूं। और कई बार मैं घबराता भी हूँ कि बहुत सारे जाल
और जंजाल में फंस गया। एक आखिरी सवाल और है, कि ऐसा कोई संकल्प जो आप चाहते हैं कि पूरा हो, जो आपके मन का ऐसा कोई संकल्प? कोई संकल्प नहीं है। ऐसे जो गंभीर विषय हैं, चाहे भारतीय सनातन परंपरा के बारे में बात हो, धार्मिक परंपरा के बारे में बात हो, ज्ञान विज्ञान में, तो जितनी समझ है, मैं कोई बहुत ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो समझ है और एक उदारता का और आत्मीयता का भाव मेरा रहता है कि हाँ ये करना चाहिए, वो मैं करते रहना चाहता हूँ। जैसे वैदिक घड़ी वाली बात है, तो वैदिक घड़ी का सिलसिला चालू हुआ, पर अभी इसको विश्वजनीन बनाना है। तो साधन सीमित है, शोधपीठ बहुत छोटी चीज़ है। और पहले तो यही सवाल था लोगों का कि यार तुमने शोधपीठ का काम थोड़ी है। कई बार ये भी आरोप लगते रहे कि साहब आप तो विक्रमादित्य शोधपीठ में, तो आप केवल विक्रमादित्य की बात करो। तो विक्रमादित्य की बात आप अकेले कर कैसे सकते हो? जो खांचे में सोच के जीवन चलाने की बात है, विचार करने की बात है, उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। विक्रमादित्य एक पर्सनालिटी है, एक गणनायक है, एक बाकायदा विचारों से और गुणों से भरा हुआ आदमी है, जिन्होंने देश के लिए काम किया और अलग अलग तरह से काम किया। और उनके ज़माने में, उनके पहले भी, चाहे सम्राट अशोक हों, चंद्र प्रद्योत हों, खुद विक्रमादित्य हों, शूद्रक हों, तो सबने किया ना। तो उस चीज़ को जब तक उन सब की बात नहीं करो, तब तक विक्रमादित्य का महत्व नहीं है। हिंदुस्तान की बात करेंगे, जब तक हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे और केवल विक्रमादित्य की बात करें, तभी बात नहीं बनने वाली। और शकों की बात नहीं करोगे और केवल विक्रमादित्य की बात करो, तभी बात नहीं बनेगी। तो ये थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संस्कृति सलाहकार श्याम तिवारी जी। उन्होंने मध्य प्रदेश में संस्कृति में किस तरीके की नई योजनाओं पर काम चल रहा है, संस्कृति को समृद्ध करने के लिए, विस्तारित करने के लिए सरकार कौन कौन से काम करने जा रही है, विरासत से विकास का उद्देश्य क्या है, अभ्युदय मध्य प्रदेश की परिकल्पना क्या है और कैसे मध्य प्रदेश का अभ्युदय होगा, इस पर भी श्याम तिवारी जी ने बताया। और सिंघस को लेकर सरकार का क्या प्लान है, क्या योजना है, इस पर भी उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।